रोनित शहर के बहुत बड़े खानदान का इकलौता बेटा था, जिसको आगे जाकर अपने पापा का कारोबार संभालना था। लेकिन अभी रोनित सिर्फ 23 साल का था, इसीलिए वो अपनी जिंदगी के हसीन पल अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती में गुजार रहा था। हर महीने रोनित अपने दोस्तों के साथ अलग अलग जगह घूमने जाया करता और इस बार इन सभी लोगों का प्लान था किसी गांव में जाकर घूमने का। सभी लोग सोच रहे थे कि कहां जाया जाए। तभी उनमें से एक लड़की शीला एक मैप लेकर आती है और कहती है, दोस्तों, ये एक मैप है और इस मैप पर रोनित आंख बंद करके जिस भी जगह पर हाथ रखेगा उसी जगह पर हम घूमने जाएंगे। शीला का ये आइडिया सभी को पसंद आता है और रोनित आंख बंद करके एक रामपुर नाम के गांव पर हाथ रख देता है। अब सब लोग रामपुर जाने की तैयारी में लग जाते हैं और अगले दिन रामपुर के लिए निकल पड़ते हैं। लगभग 2 दिन के सफर में सभी शहर से गांव पहुंच जाते हैं, पर उनके रास्ते में बहुत सारी बकरियां आ जाती हैं। रोनित उतरकर उन सभी बकरियों को हटाने की कोशिश करता है कि तभी वहां मनीषा नाम की एक सुंदर लड़की हाथ में एक डंडा लेकर आती है और कहती है, अरे बाबूजी, ये आप क्या कर रहे हैं? रुकिए, हम हटाते हैं इन सभी बकरियों को। आप अपनी गाड़ी में बैठ जाइए। रोनित बस मनीषा को देखे ही जा रहा था, पर कुछ बोल नहीं रहा था और मनीषा रोनित से कहती है, बाबूजी, कोई भूत देख लिया क्या आपने, जो ऐसे देखे जा रहे हैं? अरे नहीं नहीं, मैं जाता हूँ। इतना कहकर रोनित कार में बैठ जाता है और मनीषा उन बकरियों को वहाँ से हटाती है और वो सभी अपनी कार लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ घंटे यहाँ वहाँ घूमने के बाद वो लोग गांव में किसी छोटे से होटल में कुछ कमरे ले लेते हैं और उस होटल के ठीक सामने एक ढाबा था जहाँ पर सभी खाना खाने जाते हैं। और अब रोनित सभी के लिए खाना ऑर्डर करता है और वेटर से कहता है, सुनो भाई, हमारे लिए 4 पिज्जा, 4 बर्गर, 4 कोक लेके आना। रोनित का ये ऑर्डर सुनकर वेटर के पीछे खड़ी मनीषा की आवाज आती है, बाबूजी, यहाँ आपके शहर वाला खाना नहीं मिलता, यहाँ पर गांव का देसी खाना मिलता है। मनीषा को फिर से देख रोनित के फेस पर खुशी झलकने लगती है और वो मुस्कुरा कर कहता है, तो जो आपके पास है हमें वही सर्व कर दीजिए। अरे रोनित, तू पागल हो गया है? हम ये खाना खाएंगे ऑयली और चिपचिपा सा? कभी नहीं। जाओ जाओ फिर, अगर तुम्हारी पसंद का खाना मिल जाए ना तो हमें भी बता देना, हम भी आ जाएंगे खाने। शीला चुप हो जाती है क्योंकि वो जान चुकी थी गांव में सिर्फ ढाबा ही मिलेगा और सबके पास यही खाना होगा। इसीलिए आराम से वो वहीं बैठ जाती है और रोनित मनीषा से कहता है, आप हमें वो सब ला दो जो आपके यहाँ सबसे अच्छा है। पर बाबूजी, हमारे यहाँ तो सब ही अच्छा है। तो जो आपको अच्छा लगता है ना, आप वही ला दो हमारे लिए। ठीक है बाबूजी, आप बस कुछ देर रुकें, मैं अभी आपका खाना भेज देती हूँ। इतना कहकर मनीषा वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद सभी के लिए खाना भिजवा देती है। गांव का खाना खाकर सभी को काफी अच्छा लगता है। कुछ देर बाद रोनित खाना खाते हुए यहाँ वहाँ देखता है और ये देखकर शीला कहती है, क्या बात है रोनित, तुम यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस हाथ धोकर आता हूँ। शीला को रोनित पर शक हो रहा था कि कहीं रोनित मनीषा को पसंद तो नहीं करने लगा, क्योंकि शीला रोनित से प्यार करती थी। पर उनसे कभी ये बात रोनित ने नहीं बताई और रोनित को यूं किसी और की तरफ जाता देख शीला को बहुत जलन हो रही थी। वही रोनित मनीषा को ढूंढते हुए किचन तक पहुंच जाता है और कहता है, सुनिए। अरे बाबूजी, आप यहाँ? क्या हुआ, कुछ चाहिए था क्या? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीषा है। मेरा नाम रोनित है। बात ये है ना कि हम लोग आपके गांव घूमने आए हैं, पर हमें यहाँ के रास्ते नहीं पता, तो क्या आप हमारी मदद करेंगी? कैसी मदद? वो आप हमें अपना ये पूरा गांव दिखाएंगी? जी ठीक है, आप कल सुबह तैयार रहना, हम आ जाएंगे। पक्का? आप मजाक तो नहीं कर रही ना? जी भला, हम क्यों मजाक करेंगे। रोनित खुशी से बाहर जाता है। तभी गेट पर शीला खड़ी होती है। वो कहती है, हाथ अच्छे से धो लिए ना? वो हाँ हाँ शीला, ठीक से हाथ धुल गए। चलो चलो, आराम भी करना है, थक गई होगी तुम। शीला को अब पूरा यकीन हो गया था कि रोनित मनीषा से प्यार करने लगा है और रोनित ये बात सबसे छिपा रहा है। अगले दिन सुबह सुबह रोनित सबसे पहले उठ जाता है और घूमने के लिए सभी को तैयार होने के लिए कहता है, पर कोई भी नहीं उठता है। 2 दिन तक सफर करने की वजह से सब थके हुए थे और फिर रोनित खुद ही अकेला मनीषा के साथ घूमने चला जाता है। मनीषा रोनित को अपना पूरा गांव दिखाती है
पर रोनित तो मनीषा को ही देखे जा रहा था और ये देख मनीषा कहती है, बाबूजी, आप मुझे ऐसे क्यों देखते रहते हैं? आपके शहर में मेरे जैसी कोई है क्या? तुम्हारी जैसी कोई नहीं है, तभी तो तुम्हें देखता हूँ। क्या मतलब? कुछ नहीं, मैं तो कह रहा था कि तुम मुझे मेरी माँ की तरह लगती हो, बहुत प्यारी। मनीषा मुस्कुराकर आगे चलने लगती है। अब सुबह से गांव में घूमते घूमते दोनों को रात हो गई थी और अब दोनों ढाबे पर वापस आ जाते हैं। वही मौसम भी खराब हो जाता है तो थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो जाती है। दोनों भागते हुए ढाबे पर जाते हैं तो वहाँ भी कोई नहीं होता क्योंकि बारिश में सभी लोग अपने घरों में थे। रोनित अब मनीषा से कहता है, मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। हाँ बाबूजी, आप सही कह रहे हैं। रोनित जैसे ही बाहर निकलने वाला होता है कि तभी बड़ी तेज आंधी चलने लगती है और चारों तरफ बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। ये देख मनीषा कहती है, बाबूजी, आप थोड़ी देर और रुक जाओ, जब तक बारिश भी बंद हो जाएगी। ठीक है। धीरे धीरे रात गुजरती है पर बारिश जरा सी भी नहीं रुकती। अब रोनित और मनीषा एक साथ बैठकर बारिश रुकने का इंतजार करते हैं और ऐसे ही बैठे बैठे दोनों वहीं सो जाती हैं। जब सुबह मनीषा की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके सामने बहुत सारे लोगों की भीड़ खड़ी थी जो कि उसके और रोनित के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर शीला आती है और रोनित के साथ मनीषा को देख मनीषा को एक जोर का थप्पड़ लगाकर कहती है, यू ब्लडी गांव की गवार, तूने सोच भी कैसे लिया रोनित को अपने प्यार के जाल में फंसाने के बारे में? मैडम जी, मेरी बात सुनिए, जो आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। शीला मनीषा की एक नहीं सुनती और एक बार फिर वो मनीषा को थप्पड़ मारने ही वाली होती है कि तभी रोनित उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, शीला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मनीषा पे हाथ उठाया? माफी मांगो उससे। मुझे माफी मांगने के लिए कह रहे हो तुम रोनित? गलती तुम्हारी भी है। वैसे तुम एक गांव की गवार के साथ पूरी रात यहाँ अकेले थे। देखो इन सबको, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, समझी तुम और आप सब भी। तभी गांव का एक आदमी कहता है, अरे अगर तुम लोगों के बीच कुछ नहीं हुआ तो पूरी रात क्या इस ढाबे में खाना बना रहे थे? अरे इतनी सुहानी रात में दो जवान लोग खाना थोड़ी बनाएंगे भाई साहब। तुम सबका मैं मुंह तोड़ दूंगा अगर मनीषा के बारे में कुछ भी कहा तो। अरे अगर इतनी ही फिक्र है इस लड़की की तो इससे शादी क्यों नहीं कर लेते हो? वैसे भी तुम दोनों की ऐसी हालत देखकर इस लड़की को कोई अच्छे घर का लड़का अपनाएगा ही नहीं। अगर तुम सब यही चाहते हो ना तो ठीक है। रोनित पास पड़ी कुछ सूखी घास लाता है और एक माचिस से उसमें आग लगाकर मनीषा का हाथ पकड़ उस ढाबे में ही मनीषा से शादी करता है और उसकी मांग भरकर उसे अपनी पत्नी बनाता है। ये देख शीला गुस्से में कहती है, रोनित, तुमने ये क्या किया? एक गांव के गवार से शादी कर ली। अब तुम्हारे परिवार वाले क्या कहेंगे? अब रोनित के कुछ बोलने से पहले ही मनीषा शीला को इंग्लिश में जवाब देती है और ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं और रोनित मनीषा से कहता है, तुम एजुकेटेड हो तो यहाँ गांव में ऐसे क्यों रह रही हो? क्योंकि मुझे यहाँ अच्छा लगता है। यहाँ के सभी युवा पढ़ लिख कर शहर रहने चले गए और लौट कर नहीं आए, पर मैं हमेशा से यहाँ रहकर अपने गांव के लिए कुछ करना चाहती थी और सामने वाला होटल और इस ढाबे से जो कुछ भी आता है मैं गांव के विकास में लगा देती हूँ। मनीषा, तुम सच में बहुत अच्छी हो। अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मनीषा और रोनित अब साथ मिलकर उस ढाबे को संभालते और उसमें आने वाला आधा पैसा गांव के विकास में लगाते। शर्वरी अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी बातें करते हुए लंच कर रही होती है कि तभी उसके दोनों दोस्तों अविका और नितिन के पास एक मैसेज आता है। दोनों को एक ही समय पर फोन में बिजी देखकर शर्वरी उनसे कहती है, अपने सेल फोन को 2 मिनट नहीं देखोगे ना तो तुम्हारे बिजनेस में घाटा नहीं हो जाएगा। क्या देख रहे हो? तेरे यार की शादी का कार्ड। पागल हो क्या? बकवास कर रहे हो? मेरे यार तो तुम दोनों हो। दोस्त वाला यार नहीं, प्यार वाला यार पगली। अनुज की शादी का इनविटेशन आया है हमें, तुझे नहीं आया क्या? कहाँ से आएगा, इसने तो अपना फोन नंबर ही चेंज कर लिया। अरे तो क्या हुआ, दोनों 1 साल तक रिलेशनशिप में थे और उससे पहले बेस्ट फ्रेंड भी थे। अब प्यार ना सही लेकिन कभी गहरी दोस्ती तो थी ना, इस नाते तो इनविटेशन देना ही चाहिए था ना। नितिन ने कहा ना मेरा नया नंबर उसके पास नहीं है, और वैसे भी मुझे उसकी शादी का इनविटेशन आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता। हाँ पड़ेगा भी कैसे, और मैं तो कहती हूँ अच्छा है इनविटेशन नहीं आया, क्योंकि तू तो वैसे भी खुंदस में नहीं जाती। क्यों नितिन? हाँ भाई, इस बात में तो पॉइंट है।
उनकी ये बातें सुन रही शर्वरी अपने गुस्से को कंट्रोल करते कहती है, ऐसा है, मुझे अनुज से कोई गिला शिकवा नहीं है, समझे तुम लोग। अगर वो मुझे इनविटेशन देता तो मैं खुशी से जाती, पर जब उसने जरूरी ही नहीं समझा तो उसकी ये मर्जी है और मैं उसकी शादी में जाने के लिए मरी नहीं जा रही। लेकिन उसकी शादी का सुनकर तो तेरी सांसें अटक रही है ना। तू ना अरे अरे शांत हो जा। अच्छा तू ये बता, सोच कर बता कि अगर तुझे इनविटेशन आता तो तू जाती? हाँ, और वो भी खुशी से। हाँ तो अपना कहा याद रखियो, क्या पता तुझे इनविटेशन बाद में आए। तुम दोनों को मेरी जिंदगी के गड़े मुर्दे उखाड़ने में बड़ा आनंद आ रहा है। हाँ, मैं जा रही हूँ। शर्वरी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। शर्वरी गुस्से में घर जाकर अपने कमरे में सो जाती है। शाम को जब वो अपनी नींद पूरी करके हॉल में आती है तो देखती है कि उसके दोनों दोस्त हॉल में ही बैठे होते हैं और उसकी माँ दोनों के लिए चाय लेकर आती है। तभी शर्वरी कहती है, यार तुम दोनों का जब मन किया मुंह उठाए चले आते हो। मम्मी, आप इनकी खातिरदारी में ना अपना समय बर्बाद मत करो। चुप कर नालायक, किसी से बात करने की तमीज नहीं है। बेटा तुम दोनों चाय पियो, ये तो ऐसे ही गुस्से में रहती है हमेशा। हाँ आंटी, ये तो सच कहा आपने। थोड़ी चाय अपनी औलाद को भी दे दो। पहले उस ट्रॉली में जो कार्ड रखा है उसे लेकर आ, किसी ने पोस्ट से भेजा है। मुझसे ही करवा लो काम, अभी लाती हूँ। तभी शर्वरी कार्ड को खोलकर पढ़ती हुई सोफे पर बैठती है और कार्ड पर नाम पढ़ते ही हैरानी से उसके हाथ से कार्ड गिर जाता है। तभी मंदिनी कार्ड उठाकर पढ़ने लगती है। अनुज संग विधि, लिफाफे में भरकर ढेर सारे नोट लाना। तुम्हारे यार की शादी है, ना चाहते हुए भी मुंह लटकाकर चले आना। ये तो शादी में जबरदस्ती बुलाने वाली बात हो गई। क्यों बच्चों, वैसे है कौन ये? आंटी, मुझे ना बड़ी भूख लगी है, आप मैगी बना देंगी? हाँ बेटा, अभी बनाकर लाती। भूख का बहाना बनाकर नितिन शर्वरी की माँ को रसोई में भेज देता है। तभी अविका कहती है, ओ भाई साहब, क्या स्पेशल लाइन छपवाई है कार्ड पर? और तो और, इसे तो कार्ड कुरियर भी किया है। अब तो इसको ना मुंह लटका कर अपने यार की शादी में जाना ही पड़ेगा। जाएगी ना शर्वरी? ये कुत्ता कमीना समझता है क्या है अपने आप को? अरे वो खुशी खुशी शादी करने जा रहा है तो मैं यहाँ पागल हो जाऊंगी। हाँ, इसके कार्ड की तो। अरे जैसे उसने तुझे कार्ड नहीं स्पेशल कार्ड भेजकर अपनी खुशी दिखानी चाहिए, तू भी उसकी शादी में जाकर उसे दिखा कि तू अपनी लाइफ में बिना शादी के भी खुश है। तू करना क्या चाहती है? अरे देखना चाहती हूँ कि ये सच में उसकी शादी अटेंड करती है कि नहीं। शर्वरी उस वक्त तो उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। दिन बीतते जाते हैं। उधर अनुज अपनी शादी की तैयारियों में लगा होता है तो शादी से कुछ दिन पहले अनुज के घर अविका और नितिन पहुंचते हैं। अनुज उनको ना देखकर उनके पीछे से कोई आ रहा है या नहीं ये देखने लगता है। तभी नितिन उससे बोलता है, अरे मेरे दूल्हे राजा, अब कोई नहीं आ रहा है? हमारे आने की खुशी नहीं है क्या? अबे साले, कैसी बात कर रहा है? अपनी शादी में अपने दोस्तों को देखकर किसी मूर्ख को खुशी नहीं होगी। और अविका कैसी है तू? रॉकिंग एज ऑलवेज। और तेरी शादी में तो धमाल मचाने आई हूँ। तुम लोग तो आ गए, लेकिन वो क्यों नहीं आई? तीनों की बातें चल रही होती हैं कि तभी वहाँ अनुज की माँ आ जाती है और उसके दोस्तों को चाय नाश्ता करने के लिए कहती है। जहाँ अनुज की शादी के चलते घर में मेहमानों का तांता लगा हुआ था तो वहीं शर्वरी अकेली थी, क्योंकि उसके दोस्त भी एक हफ्ते पहले ही अनुज की शादी के लिए जा चुके थे। बहुत सोचने के बाद शर्वरी फैसला ले लेती है और कमरे से बाहर आकर अपनी माँ से कहती है, मम्मी कुछ पैसे देना, शादी की शॉपिंग करनी है। किसकी शादी की शॉपिंग? वही जिसने तुझे मुंह लटकाकर शादी में आने को कहा था। अरे मम्मी, इतनी मुश्किल से तो मन बनाया है, अभी आप वो लाइन याद दिलाकर दिल मत जलाओ, पैसे दे दो। इतना ही दिल जल रहा है तो जा मत। जाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि प्यार से पहले उसकी गहरी यारी जो थी। तभी मंदिनी उसे शॉपिंग के लिए पैसे दे देती है और शर्वरी शॉपिंग के लिए निकल जाती है। समय बीतता है और अनुज की शादी का दिन आ जाता है। शाम के समय उसकी घोड़ी चढ़ने से पहले की सारी रस्में हो जाती हैं। वो घोड़ी पर चढ़ने ही वाला होता है कि तभी जोर से बैंड बाजा बजने लगता है और सुंदर से चमकते लहंगे में सजी शर्वरी नाचती हुई वहां आती है। उसे देखकर अनुज तो अनुज, अविका और नितिन भी हैरान रह जाते हैं। तभी मस्त मगन नाचती हुई शर्वरी गाना गाती है, खुश है कि दिल
मैंने महफिल गीतों से सजा दी है, मेरे यार की शादी है। क्या हुआ, इतने हैरान क्यों हो? तेरी शादी में मुंह लटकाने की जगह खिलखिलाती हुई आई हूँ, इसीलिए। तू आई है, मुझे तो इस बात की ही हैरानी है। कमीने, तेरे घोड़ी चढ़ने का नजारा कैसे मिस कर देती, और मेरे बिना ये दोनों क्या ही धमाल मचाते बारात में। कसम से यार, तू बड़ी वाली बावरी है। चलो चलो, बारात को दुल्हन के घर भी पहुंचाना है, तभी तो शादी होगी। अरे ढोल वालों, बजाना चालू करो। अनुज मुस्कुराते हुए घोड़ी चढ़ता है। उसकी बारात में शर्वरी, अविका और नितिन उछल उछल कर नाचते हुए जाते हैं और लड़की वालों के यहाँ पहुँचने तक नाचते ही रहते हैं। कुछ ही देर में बारात नाचती गाती मैरिज हॉल पहुँच जाती है और वरमाला के समय दुल्हन को देखकर शर्वरी अपनी दोस्तों से कहती है, तो ये है इस नालायक की पसंद। तुझसे तो बेहतर ही है। तो शादी से जूते खाकर जाना चाहता है, कहाँ से बेहतर है? वो 2.5 किलो का मेकअप लगा रखा है, इसलिए ज्यादा शाइन कर रही है। हाँ, वैसे मेकअप तो तूने भी कम नहीं किया है सरवरी। करती कैसे नहीं, तेरे यार की जो शादी है। अब तुझे भी सुनना है? अरे चलो यार, खाना खा लेते हैं, दोपहर से भूखा हूँ मैं। अच्छा, मुझे तो लगा कि शादी के चलते पूरे दिन का उपवास ही होगा तेरा। चल चल। कुछ ही देर में तीनों खाना खाकर मंडप में जाते हैं, जहाँ अनुज की शादी की विधियां चल रही होती हैं। तभी अनुज के फेरों के लिए उसकी दुल्हन के साथ उसका गठबंधन शर्वरी करती है और आंखों में आंसू लिए भीड़ में खड़ी होकर उनकी शादी होते हुए देखती है। तभी अविका और नितिन उसके पास जाते हैं तो अविका कहती है, इतना संभाला खुद को और अब रो रही है। पागल, क्यों आई तू यहाँ? पता नहीं, बस यही ख्याल आ रहा है कि अपने प्यार की शादी में एक बार को ना भी जाऊं, लेकिन प्यार से पहले वो मेरा खास यार रहा और यार की शादी में मैं कैसे नहीं जाती। सच में प्यार का तो पता नहीं, लेकिन यारी तूने बिल्कुल पक्की निभाई है सरवरी। गले लग जा तू। तभी अविका और नितिन शर्वरी को गले लगा लेते हैं, जिसके बाद सभी दुल्हा दुल्हन के साथ डीजे पर जमकर ठुमके लगाते हैं। नीलम अपनी बेटी भूमि और अपने बेटे दीपक से बात करते हुए कहती है, दीपक की 4 दिन बाद शादी है, लेकिन घर में ऐसे शांत माहौल हो रखा है, लग ही नहीं रहा कि इस घर में शादी है किसी की। हाँ माँ, आप सही बोल रही हो। जब से दादाजी गए हैं तब से हमारे घर में कुछ ठीक नहीं है। ये सब तुम लोगों का बस वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे जब तक तुम लोग खुद ही चहल पहल नहीं करोगे तब तक कैसे कुछ हो सकता है। मुझे तो शादी वाले दिन भी काम ही है। पता नहीं क्या काम करता है तू, ना घर पर पैसे आ रहे हैं और ना ही तेरा काम ठीक चल रहा है, लेकिन कहने को तू काम कर रहा है। अरे बता तो सकता ही है हमें कि क्या काम करता है तू। माँ बस है कुछ काम, जब अच्छे से चलने लग जाएगा तो मैं खुद ही बता दूंगा ना सबको। माँ कोई बात नहीं, हम लोगों से जितना हो सकता है हम उतना तो कर ही सकते हैं ना। हाँ, और जब इस घर में बहू आ जाएगी तब शायद सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ माँ, आप सही बोल रही हो। हम लोग ही खामखा चिंता कर रहे हैं। दादाजी हमारा कुछ बुरा थोड़ी चाहते हैं, जो उनके जाने से हमें ये सब झेलना पड़ेगा। वहम ही होगा ये सब। हाँ, हमें दीपक की शादी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। 4 दिन बाद शादी है इसकी, और दीपक अभी से बोल देती हूँ तो अपनी शादी वाले दिन कोई काम नहीं करेगा ये ऑफिस का। लेकिन माँ मुझे जरूरी काम है, मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। जरूरी नहीं होता तो मैं कुछ नहीं बोलता। भैया सारे जरूरी काम ना बाद में भी हो सकते हैं, लेकिन अभी इस समय हम सबके लिए सबसे ज्यादा जरूरी आपकी शादी है, और आप खुद ही अपनी शादी में बिजी रहोगे, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ, अगर तू अपनी शादी में काम करने लग गया ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझा। नीलम अपने घर की स्थिति को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहा करती थी। नीलम का ये मानना था कि उसकी बहू के घर में आने से सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, और कुछ दिनों बाद नीलम अपनी बेटी की शादी करवा देती है। शादी के बाद नीलम की बहू अनुराधा घर को अच्छे से संभाल तो लेती है, लेकिन जो काम करती पहले उस काम में 3-4 बार गड़बड़ तो होती है, तब कहीं जाकर वो काम हो पाता। लेकिन अनुराधा फिर भी कोशिश कर रही थी कि सब ठीक ही रहे। कुछ दिनों बाद अनुराधा छत से कपड़े उतार कर ला रही थी, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है। अनुराधा के गिरने की आवाज सुनकर वहाँ भूमि और नीलम भागते हुए आते हैं, और अनुराधा को जमीन पर देखकर भूमि बोलती है, भाभी आप यहाँ कैसे गिर गई? आप ठीक तो है ना? कोई चोट तो नहीं लगी ना आपको? मैं छत से कपड़े उतार रही थी, लेकिन पता नहीं अचानक से मेरा पैर फिसल गया। वहाँ तो ना पानी था और ना ही तेल गिरा था, फिर भी पता नहीं कैसे मैं फिसल कर गिर गई। हे भगवान बहू, तू थोड़ा ध्यान से चला करना। हम लोगों के साथ तो ज्यादा खास कुछ अच्छा हो नहीं रहा, और अब तो तेरे साथ भी यही सब हो रहा है। तुझे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए बहू। माँ जी,
आप लोगों के साथ क्या ठीक नहीं हो रहा है? और आप लोग ये क्या बातें कर रहे हो? अरे पता नहीं इस घर को किसकी नजर लग गई, कोई काम बनता ही नहीं है, बने बनाए काम रुक रहे हैं। मैं तो बहुत परेशान हूँ इन सब से। हाँ भाभी, हमें लगा था कि आपके आने से क्या पता सब कुछ ठीक होने लगे, लेकिन ये सब तो अब आपके साथ भी हो रहा है। मैं तो सोच सोच के ही घबरा जाती हूँ कि ये आखिर हो क्या रहा है। क्या पता ये सब सच में हमारे मन का वहम ही हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा डर मन में बैठ जाता है तो आसानी से नहीं जाता। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बहू तू चिंता मत कर। अरे चिंता कैसे ना करूं? पहले तो मुझे ये सब बता दिया और अब बोल रही हैं कि मैं चिंता भी ना करूं। पता नहीं इन लोगों के सर पर कौन सा दोष था जो मुझे भी लग गया। भाभी आइए, मैं आपको आपके कमरे में ले चलती हूँ, वहाँ आप थोड़ा आराम भी कर लेना, ठीक महसूस करोगी। और घर के काम की भी चिंता मत करना, वो मैं कर लूँगी। इतना बोलकर भूमि अनुराधा को उसके कमरे में छोड़ देती है। नीलम अपनी बहू को बोल तो देती है कि चिंता ना करे, लेकिन उसके बोलने से थोड़ी कुछ हो जाता। ये बात अनुराधा ने मन में ठान ली थी और अब अनुराधा को बहुत डर लगता था कि आगे कुछ गलत ना हो। इसीलिए अनुराधा हर काम को और भी ज्यादा सावधानी से करती। कई दिनों तक ऐसे ही चलता है। कुछ दिनों बाद अनुराधा रसोई में खाना बना रही थी, तभी अचानक से एक कांच का ग्लास टूट जाता है और वो कांच अनुराधा के पैर में लग जाता है। अनुराधा लंगड़ाते हुए बाहर आती है और अपनी बहू को लंगड़ाता देखकर नीलम कहती है, बहू क्या हुआ, तू ऐसे क्यों चल रही है? तेरे पैर में दर्द है क्या? माँ जी, मेरे पैर में नहीं बल्कि इस घर में ही कोई परेशानी है। मैं काम कर रही थी, अचानक से कांच का गिलास टूट गया और मेरे पैरों में लग गया। पता नहीं बार बार ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, चोट वगैरह तो किसी को भी नहीं लगी अब तक, फिर तुझे कैसे लग रही है? अब तक तुझे कितनी ज्यादा बार चोट लग चुकी है, तू ठीक है ना बहू? माँ जी क्या ठीक हो सकती हूँ मैं? हर 2 दिन में कहीं ना कहीं मुझे चोट चपेट लग ही जाती है और अब भी देखो इतनी ज्यादा लग गई। पता नहीं क्या किया था मैंने जो मुझे इतनी सजा मिल रही है। बहू क्या पता गलती से ग्लास गिर गया हो और तेरे पैर में लग गई हो। तू गलत भी तो सोच सकती है ना, जरूरी नहीं है जो हो रहा है वही सच है, थोड़ा समझना भी चाहिए ना। जब से आपने मुझे सारी बातें बताई है ना, मुझे तो अब खुद भी समझना ही नहीं है। पता नहीं कौन सा वास्तु दोष है इस घर पे जिसे आप लोग हटवा भी नहीं रहे हो। सारी दुश्मनी तो इस घर की अपनी बहू से ही है। बहू मैं समझ रही हूँ तुझे, ये सब कुछ तुझे अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सब हमारे हाथ में नहीं है। आपके हाथ में भले ही कुछ ना हो, लेकिन आप ये सब ठीक करने के लिए कुछ करती भी तो नहीं है ना। तू ही बता दे हमें क्या करना चाहिए, जो तुझे ठीक लगेगा हम वही कर लेंगे। ये सब मुझे पता होता तो मैं पहले ही बता देती ना, इतनी परेशानी क्यों झेलती मैं। अनुराधा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। अनुराधा को काफी चोट लग गई थी, इसीलिए वो थोड़ी चिड़चिड़ी भी हो जाती है। अनुराधा की परेशानियां तो एक के बाद एक बढ़ती जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। कई दिनों तक ऐसे ही चलता है तो अनुराधा अपने घर में एक पंडित जी को बुलाती है और उन्हें सारी बात बताती है। सारी बात सुनने के बाद पंडित जी बोलते हैं, बेटा ये सब बस इसलिए ही हो रहा है क्योंकि तुम पर पितृदोष है। पूर्वजों की आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली है। लेकिन ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैंने क्या बिगाड़ा है उनका? बेटा ये तुम्हारे साथ ही इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम इस घर की बहू हो और बहू पर ही पितृदोष है। जब घर वालों को इतनी बार इशारे दिए गए पूर्वजों द्वारा, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ, इसीलिए दोष तुम्हें लगा है। और ये दोष अब हटेगा कैसे? तुम्हें इसके लिए अपने पूर्वजों की पूजा करवानी पड़ेगी और पूर्वजों की बरसी पर तुम्हारे पति को पिंडदान करना पड़ेगा, तभी ये दोष शांत हो सकता है। ठीक है पंडित जी, आप बस पूर्वजों के लिए पूजा बता दीजिए कैसी होनी है, मैं सारी तैयारियां कर लूंगी। ठीक है, 2 दिन बाद मैं तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाऊंगा। तुम्हारे घर के सभी सदस्यों की मौजूदगी जरूरी है। ठीक है पंडित जी, जैसा आप बोले। अनुराधा को पंडित जी से बात करके पितृ दोष का पता चलता है और फिर वो पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए घर में पूजा रखवाती है। पूजा होने के बाद घर में काफी शांति बनी रहने लगती है। धीरे धीरे सब ठीक होने लगता है। ये देखकर अनुराधा की सास बोलती है, अच्छा हुआ बहू तेरे ऊपर लगा पितृदोष अब खत्म हो गया, वरना तो ये सब ना जाने कब तक चलता ही रहता। माँ जी, अगर आप लोग ही पूर्वजों की आत्मा शांति के लिए पूजा करवा देती तो ये सब होता ही नहीं। कोई बात नहीं, शायद पूर्वजों को तेरे द्वारा ही शांति मिलनी थी, जो कि अब मिल गई है। अनुराधा के ऊपर से पितृदोष हट जाता है और अब घर में सुख शांति बनी रहती है।